मैहर नाम के एक गांव में जय किशन अपनी बीवी भूरी के साथ रहता था और वहीं एक छोटे से थिएटर में हमाल का काम किया करता था। थिएटर खोलने और बंद करने का काम उसे ही सौंपा गया था। कस्बे में बहुत हरियाली आ गई है। गाय चरने के लिए अब दूर दूर नहीं जाया करती। बारिश में भी अब गांव में हरियाली ना हो तो कब हो? आप तो हर छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हो। हरियाली ही तो है। जय किशोर कभी भी अपनी गरीबी से परेशान नहीं होता, बल्कि वो डट कर और संभल कर उसका सामना किया करता। मुझे बताते हुए बेहद बुरा लग रहा है। कंपनी की छटाई हो रही है और तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन मालिक, ऐसा क्यों? मैं तो आपके यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है राजकिशोर। मैं भी कर्जों से भरा हुआ हूँ। अगर ये थिएटर मैंने और कुछ दिन चलाया तो मेरा घर बार सब बिक जाएगा। जय किशन अपनी नौकरी गवा देता है और बहुत मायूस हो जाता है। घर जाते वक्त उसे गांव के झकझोर काका एक बड़े से थैले के साथ नजर आते हैं। अरे चाय वाले भाई, एक कप चाय देना। छोटी वाली। घर पर चाय नहीं पी रहे हो और यहाँ पर छोटी वाली पी रहे हो, क्या मसला है? अब क्या बताओ चाचा, मेरे ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ और किससे मदद लूँ। बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा, यही तो समाज है। तुम घबराओ नहीं और मेरे साथ चलो। मैं एक महफिल में जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन है और ये तपस्वी हवा में कैसे है? ये तपस्वी कोई ऐसे वैसे तपस्वी नहीं है, ये दिव्य शक्तियों से लैस है। तुम्हारे अंदर के पंचों चक्रों यहाँ जगाए जाते हैं, जिससे तुम जो चाहे वो कर सकते हो। राजकिशोर को बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक सुनहरा मटका रखा हुआ था, जो कि रस्सी और कपड़े से ढका हुआ था, जिसे देखते ही राजकिशोर का मन ललचाया। पता नहीं यहाँ से मैं कब निकल पाऊंगा। सामने रखा पानी जरूर पी लेता हूँ, कम से कम प्यास तो बुझे। ये सारे जादुई बुड्ढे मुझे मिलकर पागल बना रहे हैं। जैसे ही राजकिशोर पानी पीता है, बादलों से मछलियों की सेना उस सभा में आ गई और उसे बादलों में लेकर चली गई। आओ बुड़बक आओ, तुम ही हो जिसने ये कारनामा कर दिया। तुम सब कौन हो और मुझे यहाँ उठाकर कहाँ ले आए हो? कहीं मैं जन्नत तो नहीं पहुँच गया? ये कितना बोलता है सर? तुम्हें हम यहाँ एक खास काम से लेकर आए हैं। तुम्हें उस सभा के साधुओं को वहाँ से समंदर किनारे लेकर आना है। बेसिकली द थिंग इज कि हम वहाँ पर हमारे बिरादरी मछलियों के लिए एक तालाब बनाना चाहते हैं, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें तुम्हारा मनपसंद तोहफा देंगे। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं अगर मैंने नहीं किया तो? राजकिशोर की बात सुनकर मछलियों के राजा ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और उन्हीं बादलों में एक बड़ी सी टीवी लगा दी, जिसमें तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही थीं। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? बादलों में टीवी? ये कोई पर्दा है या बादल? कितना सुकून और कितना साफ नजर आ रहा है। अगर तुम्हें ये टीवी चाहिए तो तुम्हें उन साधुओं को वहाँ से हटाना होगा, जिससे तुम ये टीवी हासिल कर लोगे। मुझे जादुई टीवी किसी भी हालत में चाहिए। राजकिशोर बादलों की नगरी से निकल जाता है और सभा में आ पहुंचता है। सभा में आते ही उसने देखा कि दो साधु हवा में लटके हुए हैं और तपस्या में विलीन हैं। इन्हें देखकर राजकिशोर सोच में पड़ गया और राजकिशोर उस गांव के सरपंच के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा, सरपंच साहब, उस सभा का क्या मकसद है? वो सारे बुजुर्ग बाबा कब तक वहाँ पर तपस्या करेंगे? और मैंने ही वहाँ पर तपस्या करने के लिए कहा है। वो जमीन सरकारी है और मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। अगर वो वहाँ से हट जाएंगे तो बड़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कल के आया तू मुझे सिखा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं। होता कौन है तू मुझे बताने वाला?
सरपंच ने राजकिशोर को घर से निकाल दिया। राजकिशोर अब सारा माजरा समझ चुका था और वो वापस उस सभा में जाकर झकझोर काका को सारी बात बताता है। तो ये बात है। और हम सारे तपस्वी उस सरपंच की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ गए और हमने ये अनर्थ कर दिया। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास इसका एक इलाज है। सरपंच के घर के पास एक शानदार बगीचा है। अगर आपकी सारी सभा वहाँ चली जाए तो हमारा काम हो जाएगा। राजकिशोर और झकझोर काका उन तपस्वी साधुओं के साथ सरपंच के बगीचे में चले जाते हैं। तपस्वी साधु हवा में उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। अद्भुत अद्भुत, इस जगह पर तपस्या करना हमारे लिए अत्यंत उचित होगा। अब हम ऐसा ही करेंगे। ये जगह हमसे कैसी छुपी हुई थी, अब यहाँ से हमें कोई ठस से मस नहीं कर सकता। और जैसे ही सभा की जगह खाली हुई, वहाँ पर मछलियों का राजा आ गया और राजकिशोर से कहने लगा, अब तुम मेरा कमाल देखो। उस मछलियों के राजा ने अपनी ताकत दिखाई। उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकली और पूरी जगह तालाब में तब्दील हो गई। और राजकिशोर ने अचानक जमीन से बादलों की ओर देखा, जहां उसे बादलों के बीच 200 इंच का टीवी नजर आया। राजकिशोर जहां भी जाता, वो बादलों का टीवी उसका पीछा करता रहता और तरह तरह के कार्टून्स दिखाया करता। हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस चीज से अब मेरा घर चल जाएगा। पूरे कस्बे में अब टीवी दिखाऊंगा और उनसे छोटी सी रकम लूंगा। मेरी जिंदगी सफल होगी ऊपर वाले। और क्या था, राजकिशोर पूरे गांव को बादलों का टीवी दिखाया करता। राजकिशोर पूरे गांव में सबसे मशहूर और सबसे रईस इंसान बन गया। ये बात सरपंच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब सरपंच ने साजिश रची। इस राजकिशोर के बच्चे का कुछ करना होगा। मेरा बगीचा भी ले लिया और गांव में मशहूर भी हो गया। इस वजह से मुझे अब एक भिखारी भी भाव नहीं दे रहा। लेकिन मालिक, हम ऐसा करेंगे क्या? उसके पास बादलों वाली टीवी है, जिससे कस्बे के लोग हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो बादल वाली टीवी बहुत अच्छी टीवी है। तो मैं किसने कहा तारीफ करने के लिए? आज जो भी करना है मैं करूँगा। चलो मेरे साथ। सरपंच और उसका नौकर दोनों ही राजकिशोर के पास चले गए। सरपंच ने रास्ते से एक पत्थर बादलों की टीवी में मारने के लिए लिया। सरपंच ने चौराहे पर जाकर देखा कि गांव वाले इत्मीनान से टीवी देख रहे हैं। तब सरपंच ने उस पत्थर को टीवी की ओर दे मारा। जैसे ही पत्थर बादलों की टीवी पर लगा, उसमें से एक मछली का जाल बाहर आया और सरपंच और उसके नौकर दोनों पर गिर गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ! हमें यहाँ से बाहर निकालो। मैं अब आपके साथ एक दिन भी नहीं रुकने वाला। मेरी जान हमेशा खतरे में ही रहती है। अब हर रोज गांव वाले बादल के टीवी का खूब लुत्फ उठाते। रमेशपुरम नाम के गांव में राधे मोहन और शिवा दो जिगरी यार रहते थे। शहर से तालीम लेकर जब वो रमेशपुरम आए, तब उन्होंने देखा कि गांव का गर्मी से बेहद बुरा हाल हो रखा है। 300 साल पहले का दिया हुआ श्राप आज भी लोग भुगत रहे थे। जब तक रमेशपुरा में कुछ अच्छाई नहीं होती, लोगों को यहाँ गर्मी से गुजरना ही पड़ेगा। गांव में सूखा आ जाएगा। गांव के लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। देख रहा है शिवा, आज भी इस गांव के उस बद्दुआ से मुक्त नहीं हुए हैं। वो उन जमींदारों की बात थी। आज भी उनकी हरकतों की वजह से आज भी लोग गांव वाले परेशान हैं। वही तो मैं भी देखकर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सरासर जुर्म है। आखिर पुरखों की सजा ये बेचारे मासूम बच्चे कब तक काटेंगे? गांव के हालात देखकर शिवा और राधे मोहन परेशान ही थे कि वहाँ पर उनके जुग्गी चाचा आ गए। आ गए तुम दोनों शैतान, इतने सालों बाद आए हो। जरूर मेरे लिए कुछ तोहफा लाए होगे। अरे आप अब तक हैं? हमें तो लगा आप परलोक सिधार गए होंगे। नालायक, अभी भी नहीं सुधरा। अरे आप इतने सारे बर्तन लेके कहाँ जा रहे हैं?
तुम्हें तो पता ही है बेटा, उस बरसों पहले बद्दुआ की वजह से आज भी गांव में एक पानी की बूंद नहीं आती। इसलिए हम दूसरे गांव जाकर पानी जमा करते हैं। जुग्गी चाचा उन्हें अपने साथ दूसरे गांव में लेकर गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा और रमेशपुरम के लोगों के लिए एक बड़ी सी सीमेंट की टंकी बनाकर लगवा दी गई है, जिससे रमेशपुरम के लोग वहां से पानी लेकर अपने गांव जाते हैं। ये तो बहुत ही गंदा पानी है, इस पानी को आप सब पी रहे हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। इस पानी को पीने से अच्छा है इंसान अपनी जान गंवा दे। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, लाचार है पूरे गांव वाले। इसका समाधान क्या है? ये हमारे रमेशपुरम के वासियों को इस तरह पानी के लिए तड़पते हुए नहीं देखा। इसके लिए बहुत बड़ा तप करना होगा। उस जमींदार को बुलाकर सबके सामने माफी मांगनी होगी और ऊंची चोटी की कुलदेवी को हमें खुश करना होगा। शिवा और राधे मोहन ने जैसे ही ऊंची चोटी के कुल देवी को खुश करने की बात सुनी, तो वो दोनों जप तप और कुल देवी को खुश करने के लिए हल ढूंढते हुए उस पापी जमींदार के घर पहुंच गए। जमींदार साहब, हम आपके पास गांव की पुरानी पानी की समस्या को लेकर आए हैं। उम्मीद है आप हमारी बात सुनेंगे। मैं तुम दोनों को बचपन से ही जानता हूँ। अगर तुम्हारे पास इस चीज का समाधान है तो तुम बताना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ आपको भी उस ऊंची चोटी वाली के मंदिर आना होगा और वहाँ जाकर तप करना होगा। जमींदार शिवा और राधे मोहन तीनों जप तप करने ऊंची चोटी के कुल देवी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों जप तप करना शुरू कर देते हैं। हे देवी, मेरे पुरखों ने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे आज के गांव वालों को मत दो। कृपा करें देवी, कृपा करें। तीनों ने पूरे एक दिन तक कुल देवी के लिए तप करके उन्हें खुश करने की कोशिश की। पूरे एक दिन बीत जाने के बाद वहाँ कुल देवी प्रकट हुई और कहने लगी, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारे पूरे गांव मोहब्बत और नेक दिली से खुश होकर तुम्हारी ख्वाहिशें तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन एक दुआ इन दोनों लड़कों को दे सकती हूँ। हमारे गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता देवी? तुम्हारे पूर्वजों को उन बुजुर्गों का श्राप लगा है। उनकी बद्दुआ सिर्फ गांव के लोगों को खुश करके ही ठीक की जा सकती है। लेकिन गांव के लोग खुश कैसे होंगे? यही तो समस्या है। उन्हें खुश करने के लिए कोई तो तरीका बताइए जिससे गांव के लोग खुश हो जाएं और उनकी ये पानी और बंजरपन की मुसीबत चली जाए। मैं तुम दोनों को एक दुआ देती हूँ। इस मंदिर की मिट्टी को तुम दोनों जिस चीज पर भी रखोगे वो चीज बर्फ की हो जाएगी। इस मिट्टी को तुम दोनों को साथ में उठाकर उस चीज पर रखना होगा, लेकिन उस बर्फ को पिघलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तथास्तु। रमेशपुरम की कुल देवी ने बर्फ बनाने का हल उन्हें बता दिया था। उस चीज से दोनों दोस्त परेशान थे और जमींदार से कहने लगे, जमींदार साहब, हम बर्फ से गांव वालों को कैसे खुश कर सकते हैं? शिवा ठीक कह रहा है, इसका कोई उपाय तो बताइए ना। गांव वाले कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। आज मेरे दूर का दोस्त अपने हवाई जहाज में बैठकर मुझसे मिलने आ रहा है। तुम चाहो तो अपने वरदानों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक वैसा ही हुआ। शिवा और राधे मोहन जमींदार के दोस्त के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्होंने हवाई जहाज देखा, दोनों खुशी से झूम उठे। कैसे हो जमींदार साहब? तुम्हारा गांव तो ऊपर से बहुत ही प्यारा दिखता है। आप जैसे धनवान हमारे गांव आए हैं, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जमींदार के दोस्त जब उनसे गप्पे लड़ा रहे थे, तब शिवा और राधे मोहन ने अपना काम कर लिया। वो हवाई जहाज के पास मंदिर की मिट्टी लेकर गए और उन्होंने मिलकर मिट्टी हवाई जहाज पर रखी और वो हवाई जहाज बर्फ की हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे संभव है? इतना ठंडा और कोमल,
ये कैसे हो सकता है? इस बर्फ के हवाई जहाज से हम पूरे गांव को खुश कर सकते हैं, उन्हें खुश भी करेंगे। इससे हमारा गांव खुश हो जाएगा और उस बददुआ से मुक्त हो जाएगा। जमींदार ने एडवर्ड को सारी बातें बताई। ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? साइंस से बहुत ऊपर की बात है। मेरे एरोप्लेन को तुमने पूरा बर्फ का बना दिया, कमाल कर दिया। क्या हम इन्हें गांव वालों को बुलाकर उन्हें सवारी बनाकर घुमा सकते हैं? जमींदार दोस्त के लिए कुछ भी। तुम जाकर सबको बुला के लाओ, उनके साथ साथ मैं भी इस बर्फ के हवाई जहाज में सवारी करूंगा। शिवा जाकर गांव वालों को बुलाता है और पूरे गांव वालों को उस बर्फ की हवाई जहाज में बैठा देता है और उन्हें आकाश का चक्कर लगवाता है। इतनी खुश मैं आज तक किसी भी सवारी से नहीं हुई जितनी आज इस बर्फ के हवाई जहाज की सवारी से हुई हूँ। सही कहा तुमने। पूरा गांव इस दुख को बुलाकर इस हवाई जहाज का मजे ले रहा है। पूरा रमेशपुरम गांव उस बर्फ के हवाई जहाज में मजे लेकर नीचे उतरता है। सारे गांव वाले खुश नजर आ रहे थे। देखते ही देखते रमेशपुरम में 300 साल बाद बारिश होने लगी। अरे ये क्या, हमारे गांव में बारिश? लगता है मेरे पुरखों को जो बद्दुआ मिली थी वो चली गई। हमारे गांव में बारिश होने लगी। हमने कुलदेवी के कहे अनुसार गांव वालों को खुशी दी, इसी वजह से वो बद्दुआ हट गई। ये हुई ना बात। अब हमारे गांव वालों को किसी भी चीज के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तुम दोनों की वजह से आज ये चीज मुमकिन हुई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हम गांव वाले हमेशा कर्जदार रहेंगे तुम्हारे। सही कहा दादी ने, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। पूरा गांव जश्न मना रहा है। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे, बारिश के मजे उठाने लगे और बर्फ की हवाई जहाज पहले के जैसे बन गई, जिसे देखकर एडवर्ड भी बेहद खुश हुआ।